बचपन में अगर हवाई जहाज की एक घरघराहट सुन लेते थे तो बच्चे दौड़ लगा देते थे, भागकर छत जाते थे और संयोग से अगर हवाई जहाज दिख गया तो उसको हाथ हिलाकर बाय बाय भी करते थे। जब वो दूर चला जाता था तो सोचते थे कि क्या हम कभी इस पे सफर कर पाएंगे, इसमें बैठ पाएंगे। जवाब में मन ही जवाब देता था कि नहीं, इसका किराया बहुत होता है, इसमें सिर्फ अमीर लोग ही सफर कर सकते हैं। मगर आज वक्त ये है कि मिडिल क्लास भी फ्लाइट का सफर कर सकता है। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स एक्सप्लेनर देख रहे हैं। दिसंबर महीने की शुरुआत से आज तक इंडिगो का संकट है। लोग परेशान हैं, किसी के एग्जाम छूट गए तो किसी को अपने खास के अंतिम दर्शन नसीब नहीं हुए, किसी का इंटरव्यू छूट गया तो किसी को वीडियो कॉल पर ही रिसेप्शन अटेंड करना पड़ा, किसी की मीटिंग छूट गई तो कोई समय से पहली नौकरी नहीं ज्वाइन कर पाया। बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई। मगर ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ? अगर आपको वाकई समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं तो और समझना चाहते हैं कि भारत में एयरलाइंस की स्थिति कैसी है, कैसे इंडिगो ने एक झटके में भारत में की पूरी रफ्तार रोक दी, तो आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आखिरी तक देखना होगा और इसकी दिलचस्प कहानी आप रोमांचित कर देगी आपको। भारत में एयरलाइंस को लेकर कई कंपनियां अब तक आई और गईं। इनमें से बड़े नाम सहारा एयरलाइंस और किंगफिशर जैसे हैं। यहां पर इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये एक डाइंग इंडस्ट्री है, यानी आप अपने जोखिम में यहां आ रहे हैं। आप एक ऐसे जोखिम में यहां पर जाएंगे जहां पर आपकी साकुशल वापसी बड़ी मुश्किल है। फिर भी इंडिगो ने जोखिम क्यों उठाया? सिर्फ जोखिम ही नहीं, जब बड़ी बड़ी एयरलाइंस बर्बाद हो रही थी तब ये कंपनी सार दर सार अपना मुनाफा अरबों खरबों तक ले जा रही थी। असल में कहानी अब शुरू होती है। एयरलाइन इंडिगो की स्थापना 2005 और 6 में राहुल भाटिया, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस और राकेश गंगवाल, एक अनुभवी भारतीय अमेरिकी विमान एक्सपर्ट द्वारा की गई थी। इन लोगों ने देश के मिडिल क्लास को टारगेट किया, यानी स्लीपर में फ्लाइट तक का सफर, चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर कर पाएगा, ये सपना इन्होंने देखा। सपना वाकई बड़ा था। इसके लिए इन दोनों पार्टनर दोस्तों ने दिमाग भी गजब का दौड़ाया। राहुल भाटिया दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि उनके दोस्त राकेश गंगवाल अमेरिका में रहते हैं। गंगवाल कई बड़ी एयरवेज कंपनियों में काम कर चुके थे और उन्हें इस सेक्टर की अच्छी खासी नॉलेज थी। भाटिया ने ही गंगवाल के सामने एयरलाइन शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा। इस तरह इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन की शुरुआत 2004 में हुई। उस समय देश की एविएशन इंडस्ट्री भारी नुकसान से जूझ रही थी। इसके बावजूद दोनों ने इस सेक्टर में उतरने की ठान ली। साल 2004 में ही उन्हें एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस भी मिला, लेकिन कंपनी 2006 तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास में विमान नहीं थे। गंगवाल ने अपनी जान पहचान के चलते कंपनी को एयरबस 100 करीब उधार में दिलाने की बात कही। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कंपनी बिना किसी सिक्योरिटी के इतने विमान कैसे किसी को दे सकती है? ये कोई बच्चे से उड़ने वाले हवाई जहाज तो नहीं जिसकी कीमत 1500 रुपए होगी। एक एक विमान की कीमत हजार करोड़ होती है। ये मॉडल के हिसाब से बढ़ सकती है। हम जो कीमत बता रहे हैं वो एयरबस A320 यानी A320 नियो की कीमत है। फिर दोनों जोड़ीदार दोस्तों ने दिमाग दौड़ाया। अब करें क्या? राकेश गंगवाल ने अपनी साख का इस्तेमाल किया और एयरबस कंपनी से कहा कि भाई, हम आपको 100 विमान खरीदने का आपको ऑर्डर दे रहे हैं, हम आपसे 100 विमान खरीद रहे हैं, समझिएगा। थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। कंपनी भी खुश थी कि एक बार में इतने विमान निकल जाएंगे। इन दोनों पार्टनर्स को 50% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 1000 करोड़ का विमान 500 करोड़ में मिला। इन दोनों ने एयरबस विमान 500 करोड़ में खरीदकर दूसरी कंपनी को 700 करोड़ में बेच दिया। अब दूसरी कंपनी खुश थी क्योंकि उनको जो विमान 1000 करोड़ का मिलना था वो 300 करोड़ का मिल गया। यहां पर दोनों पार्टनर खुश क्योंकि इनको हर विमान में सीधे सीधे 200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। फिर राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने मिलकर उसी कंपनी से एयरबस किराए पर ले लिया और उसे सर्विस पर लगा दिया। देखा आपने माइंड, बिना कुछ किए इंडिगो के विमान आसमान से बातें कर रहे थे, आम लोगों को हवाई सफर करने की प्रेरणा दे रहे थे। 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान शुरू कर दी।
जब इंडिगो ने अपना सफर शुरू किया तो एविएशन इंडस्ट्री मुश्किल दौर पर थी। कंपनी ने देश के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया और कम कीमत पर लोगों को हवाई यात्रा देने का सपना पूरा किया। इंडिगो के जरिए ही हवाई चप्पल पहने लोगों को अभी प्लेन में बैठने का सपना पूरा हुआ। हवाई जहाज में घूमना एक मिडिल क्लास परिवार के लिए केवल सपना होता था। इंडिगो ने इन सब के बीच इन सपनों को पूरा किया। इस बीच 2020 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया के बीच विवाद पैदा हो गया। गंगवाल ने कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियमों में बदलाव की मांग की थी और फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इस तरह एविएशन इंडस्ट्री में जय वीरू की जोड़ी टूट गई। इसके बाद से गंगवाल परिवार ने कंपनी में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी। 2022 में उनकी कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 36 या 37% अलग अलग रिपोर्ट्स में बताई गई है, जो अब करीब 5% रह गई है। हवाई जहाज में घूमना एक मिडिल क्लास परिवार के लिए जो पूरा केवल सपना होता था, इंडिगो ने वो पूरा किया। कंपनी अभी भी रोजाना करीब 2200 से 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और इसमें करीब 25,000 लोग काम करते हैं। कुछ साल पहले इंडिगो ने एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया था। साल 2020 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया के बीच एक विवाद पैदा हुआ। गंगवाल की कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियमों में बदलाव की मांग थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई और गंगवाल ने आखिरकार फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया। गंगवाल ने इंडिगो के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और भाटिया के थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठाए और कहा था कि एक पान की दुकान में भी कुछ गवर्नेंस का पालन होता है। ये तो हो गया इंडिगो का सफर। अब आते हैं इंडिगो की कमाई और दिसंबर के महीने में हुए क्राइसिस पर। दिसंबर के महीने में ऐसा क्या हुआ कि दिसंबर 2025 की शुरुआती पहले दिन से ही इंडिगो द्वारा हजारों उड़ानें रद्द कर दिया गया। और इस सब का प्रमुख जो कारण है वो है पायलटों और चालक दल के सदस्यों की भारी कमी, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए द्वारा लागू किए गए सख्त उड़ान ड्यूटी समय सीमा यानी कि FDTL नियमों के कारण उत्पन्न हुई थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा यानी कि FDTL नियम पायलटों की थकान को कम करने और उड़ान सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित है। इन नियमों को 2 चरण में लागू किया गया, जिसमें दूसरा चरण 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ। पायलटों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम का जो समय था वो 36 घंटे से बढ़ाकर लगातार 48 घंटे कर दिया गया, ताकि थकान से उबरने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित हो सके। एक पायलट को 2 से अधिक लगातार नाइट ड्यूटी करने की अनुमति नहीं दी गई। तीसरा पॉइंट यह है कि डेफिनेशन ऑफ नाइट यानी कि रात्रि की परिभाषा को 12 बजे, जिसकी परिभाषा जो पहले थी कि रात के 12 से सुबह 5 बजे तक को रात्रि के शेड्यूल में रखा जाता था, लेकिन डीजीसीए के जो नया नियम आए उसमें रात्रि की डेफिनेशन को 5 बजे 6 बजे तक कर दिया गया, यानी कि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक को नाइट ड्यूटी मानी जाएगी। यह बदलाव विंडो ऑफ सर्कैडियन लॉ की अवधि को पूरी तरह से कवर करता है, जब शरीर की सतर्कता सबसे कम होती है, आमतौर पर सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच। ये सभी बदलाव इसलिए किए गए ताकि पायलट सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उसी के बाद यात्री सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए, जब आपको 1 साल पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि इससे पायलट की कमी हो जाएगी, फिर भी आपने नए पायलटों की भर्ती नहीं की। इसका कारण यह है कि इंडिगो एयरलाइंस मार्केट का बेताज बादशाह बन चुका था। पूरे मार्केट में उसका एकाधिकार हो गया। इंडिगो की बाजार में हिस्सेदारी 65% की है, बाकी बचे 35% में बाकी की एयरलाइंस है। इंडिगो अपनी ताकत दिखाना चाहता था और ये कि वो अपने हिस्सेदारी के बलबूते सरकार के नियमों को नहीं मान रहा था। भारतीय विमानन क्षेत्र में इस समय इंडिगो की बाजार में हिस्सेदारी लगभग 65 से 66% है। अलग अलग रिपोर्ट्स में 65 और 66 बताया गया है। उसके बेड़े में 417 विमान हैं और सामान्य दिनों पे हर दिन 2200 उड़ानें यहां पर भरी जाती हैं। अचानक जब नया रोस्टर आया तो यह व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि ज्यादातर पायलट को या तो रेस्ट दिया गया या तो लीव पर थे। इस वजह से हजारों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। अब एक सवाल यहां पर कि क्या कंपनी की हालत इतनी खराब थी, ऐसी थी कि नए पायलट नहीं रख सकती थी? तो इसका जवाब भी आप आगे सुनिए। इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड ने
फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8,172 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ एनुअल ईयर का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दर्ज किया। आपको पता है कि यह भारतीय विमानन इतिहास में सबसे बड़े मुनाफे में एक है। और फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट प्रॉफिट 7,258 करोड़ रुपया था। इतना लाभ होने के बावजूद इंडिगो ने पायलटों की भर्ती नहीं की। 2025 के आखिर तक खुद मालिक राहुल भाटिया की नेटवर्थ लगभग 8.1 से 10.9 बिलियन डॉलर होगी, जो मुख्य रूप से इंटरग्लोब एविएशन के जरिए इंडिगो में उनके स्टेक की वजह से है। फोर्ब्स ने अपनी इंडियाज रिचेस्ट रैंकिंग में उन्हें और उनके पिता यानी कपिल भाटिया के साथ ज्वाइंटली 10.9 बिलियन डॉलर पर लिस्ट किया है। हालांकि फोर्ब्स की रियल टाइम रैंकिंग स्टॉक में उतार चढ़ाव के बीच उनकी नेटवर्थ लगभग 8.1 से 8.5 बिलियन डॉलर है। संकट खड़ा होने पर इंडिगो ने क्या पहली प्रतिक्रिया दी, कितनी हैरान करने वाली थी। हजारों यात्री जहां तहां फंस गए, रिफंड के लिए परेशान होते रहे। जबकि कंपनियां मनमाना किराया वसूलने लगी। इंडिया के अंदर कई जगह किराया 50,000, 60,000, 70,000 तक, मतलब आपदा में अवसर ये कंपनियां खोजने लगी। सरकार की तरफ से फिलहाल नए नियमों में रियायत दी गई ताकि स्थिति सामान्य हो सके। फौरी तौर पर जनता को राहत देने के लिए ये भले ही सही, लेकिन नए एफडीटीएल नियमों से किसी सूरत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और पायलटों की सेहत और उड़ान सुरक्षा के लिए जरूरी है। सरकार ने इंडिगो से जवाब भी मांगा है, लेकिन यह समय नीतियों के मूल्यांकन का भी है। अगर कंपनी नए नियमों के लिए तैयारी नहीं कर रही थी तो क्या अथॉरिटीज को इसकी खबर नहीं थी? क्या डीजीसीए के निगरानी सिस्टम में सुधार की जरूरत है? मौजूदा संकट याद दिलाता है कि किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार होना ये कितना खतरनाक हो सकता है। जबकि कंपनियों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा हो तो ग्राहकों को भी वाजिब कीमत पर अच्छी सर्विस मिलती है। देश में हवाई क्षेत्र की तरक्की की रफ्तार बहुत अच्छी है। यह आगे बनी रहे और यात्रियों को भी अच्छी सेवा मिल सके, इसके लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए और शायद केंद्र सरकार ने इस पर गौर कर भी दिया है। इसीलिए इंडिगो के ऊपर डीजीसीए का डंडा बजा। आज इंडिगो की टोटल जितनी फ्लाइट्स रनिंग है उसमें 5% की कटौती कर दी गई। अब यानी अगर आप एक दिन में 100 विमान उड़ाते हैं तो अब उसमें से 5% विमान आप नहीं उड़ा पाएंगे। आपकी जो हिस्सेदारी है, जिसकी बदौलत आपने पूरे एक हफ्ते में देश की रफ्तार को थाम दिया, उस इंडिगो पर सरकार की नजरें अब टेढ़ी हो गई हैं। सरकार धीमे धीमे अब प्लान बी पर काम करना शुरू करेगी, क्योंकि जिस दिन से इंडिगो के पास 65 से 66% एक पूरे ये कह दें कि एयरलाइंस का एम्पायर उसके पास में था, तो उसने सोचा कि हम जैसे चाहें वैसे मनवा सकते हैं। हमारी शर्त, हम डीजीसीए के नियम को नहीं मानेंगे, हम पायलटों की भर्ती नहीं करेंगे और इस तरह से हम मजबूर कर देंगे कि सरकार को डीजीसीए को अपना आदेश वापस लेना पड़े, क्योंकि यात्रियों का प्रेशर पड़ेगा। और वही हुआ। सरकार ने यात्रियों के देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए यह आदेश कुछ दिन के लिए वापस लिया है। अब इंडिगो जैसी कंपनियां जो पूरे मार्केट में एकाधिकार मोनोपोली चलाती हैं, वो ये प्रेशर दिखाती हैं कि देखा अगर हम ना होंगे तो स्थिति क्या होगी। भारत की रफ्तार थाम दी गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक भी है कि एकाधिकार कितना खतरनाक है किसी भी क्षेत्र के लिए, और इसीलिए इंडिगो की हिस्सेदारी में 5% कटौती की गई है। आगे आने वाले दिनों में ये 10 से 15% भी हो सकती है, क्योंकि अब जो दूसरी कंपनियां हैं, जो जिनके पास संसाधन हैं, जो कि काम कर सकती हैं, उनको ये मौका दिया जाएगा कि आप फ्लाइट उड़ाइए। और इस क्षेत्र में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, आप उदाहरण के लिए टेलीकॉम ले लीजिए। टेलीकॉम के अंदर जब इतना ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन आया तो डेटा के और कॉलिंग के सारे के रेट कम हुए। इसका सीधा सीधा लाभ कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को मिला। और यही सिचुएशन अगर इसके अंदर भी कई कंपनियां यहां पर उतर आएंगी और आपस में कंपटीशन होगा, तो ये जो टिकट के दाम है ये और भी कम हो जाएंगे और किसी एक कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से मार्केट से खत्म हो जाएगी। शुक्रिया।